हेलो, वेलकम टू एमडीएम क्लासेस। वी आर ऑन चैप्टर नंबर 4 इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किए जा चुके हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। 12 घंटे के अंदर अंदर वो डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये जो लेक्चर्स हैं ये कम्प्लीटली एग्जॉस्टिव हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर द डे। ओके, सो चैप्टर 4 इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट क्या क्या देखने वाले हैं अपन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका नीड क्या क्या है, उसके बेनिफिट और एडवांटेजेस क्या होते हैं और इंडिया में उसका क्या स्टेटस है। उसके बाद जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका कॉन्सेप्ट इंडिया में क्या उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसके फीचर्स और स्कोप क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, बेनिफिट और एडवांटेजेस क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप क्या होती है और उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के, रेजिस्टेंस टू चेंज क्या होता है, स्ट्रेटजीज टू ओवरकम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या क्या रहती हैं, ये अपन देखेंगे। सो लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन। जो रिसेंट ट्रेंड्स है मैनेजमेंट में और जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है मैनेजमेंट में, उसका मतलब होता है कि जो लेटेस्ट मैनेजरल प्रैक्टिस है जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ है और ऑर्गेनाइजेशन है उसे और अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके, उन्हें कहते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, अब ये जो मैनेजरियल ट्रेंड्स हैं ये चेंज होते रहते हैं एज पर द मार्केट सिचुएशन, उसके हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और ये जो चेंजेस हैं दीज आर सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशंस फॉर दैट टाइम पीरियड। फॉलोइंग आर द रिसेंट ट्रेंड्स इन द मैनेजमेंट। वो क्या क्या रिसेंट ट्रेंड्स है मैनेजमेंट में। बग फॉलोइंग आर द रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। क्या क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टोटल क्वांटिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। फिर से बोलता हूँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल क्वांटिटी का मैनेजमेंट, रिस्क का मैनेजमेंट, अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो उसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेंड्स हैं। तो पहली चीज़ अपन देखेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे मैं सीएसआर की तरह भी रेफर करूंगा। सीएसआर क्या होती है, ये जो कंपनीज है वो इंटीग्रेट करती हैं अपनी सोशल और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के साथ और अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में उसे इंटीग्रेट करती हैं अपने स्टेक होल्डर के साथ। स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं कौन होते हैं, बिजनेस के इन्वेस्टर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के लेंडर्स होते हैं जैसे कि बैंक्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन देने वाले लोग हो गए, इस तरह के लोग होते हैं स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि उन स्टेक होल्डर्स और अपने बिजनेस ऑपरेशन को यूज़ करती है सोशल और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को ठीक करने के लिए। यहाँ पे सीएसआर फोकस करता है इस आइडिया पे कि जो बिजनेस है उसका एक सोशल ऑब्लिगेशन है, जो उसे प्रॉफिट बनाने से भी ऊपर एक उसका सोशल ऑब्लिगेशन है एंड इट रिक्वायर्स द मैनेजमेंट। आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, उसका प्रॉफिट बनाने से ऊपर भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है और इट रिक्वायर्स द मैनेजमेंट टू बी अकाउंटेबल। मैनेजमेंट को अकाउंटेबल बनाता है टू द शेयर होल्डर्स। तो सीएसआर क्या है, एक तरीके से कमिटमेंट है कि आप एथिकली बिहेव करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करोगे और जिस सोसाइटी में जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी एज अ लार्ज की उस लोकेलिटी में जो फैमिलीज रहती हैं उनकी लाइफ को आप अच्छा करोगे। कंपनीज कैसे करती हैं, ये मैनेज अपने बिजनेस को इस तरह करती हैं ताकि उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। कस्टमर, एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर्स वो एक्टिवली प्रायोरिटाइज कर रहे हैं सीएसआर एक्टिविटीज़ को। प्रोडक्ट और सर्विस इस तरह बनाई जाती हैं और सीएसआर जो है एक लीगल मैंडेट है जिसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कितना परसेंटेज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है वरना आप पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, आप पे लीगल प्रोसीडिंग्स करी जाएंगी आपके खिलाफ। ठीक है, सीएसआर प्रोग्राम जो है एक हैज़ प्रूवन टू बी इफेक्टिव लीगल इंस्ट्रूमेंट। किस तरीके से, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कस्टमर, हम देखेंगे कस्टमर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, फिर हम देखेंगे एम्प्लॉयज़ की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, गवर्नमेंट की तरफ, शेयर होल्डर्स की तरफ और सप्लायर्स की तरफ। किसकी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले कस्टमर की तरफ कि उसे जो गुड्स हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाने हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल करना है। उसके बाद प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज, सॉल्यूशन टू द कंप्लेंट्स, फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स। देखते हैं, सबसे पहली बात जो गुड्स हैं वो एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर बनाने हैं और जो मार्केट डिमांड है उसके हिसाब से बनाने हैं। अगर कंपनी इस पर फोकस करेगी तो उसका फ्लो ऑफ कंपनी शुड फोकस ऑन कंटिन्यूस एंड स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस पर कंपनी को फोकस करना चाहिए कि जितनी डिमांड है उतने गुड्स वो प्रोवाइड करे। क्वालिटी कंट्रोल मतलब जो कस्टमर है सेटिस्फैक्शन मस्ट बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी।
सिर्फ प्रॉफिट नहीं लाना, प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, कस्टमर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होना चाहिए, और उसके लिए कंपनी को फोकस करना चाहिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे, बेटर सर्विसेज। कंपनी को स्ट्राइव करना चाहिए ताकि मैं बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ और अपनी गुडविल अच्छी कर सकूँ, ये कंपनी के थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन सॉल्यूशन टू कंप्लेंट्स, अगर कोई कस्टमर ने आपके खिलाफ, आपके लिए, आपके सिस्टम के लिए उससे कोई डिससेटिस्फेक्शन हुआ, उसके लिए उसने कंप्लेंट करा, तो करेक्टिव एक्शन तुरंत लेना चाहिए, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, कंपनी को कंटिन्यूसली फीडबैक लेना चाहिए कस्टमर से, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाए, अपनी वीकनेस को समझ पाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की। सेफ्टी टू कस्टमर्स, कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन और सेफ्टी है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कंपनी के लिए, और जो कस्टमर है उन्हें वार्न करना चाहिए रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ दीज गुड्स। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एम्प्लॉइज क्या क्या होती है? सैलरीज एंड वेजेस, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन। सबसे पहली बात क्या हुई? सैलरी एंड वेजेस। जो कंपनी है उन्हें एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, वेजेस, वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉइज को, और बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देनी चाहिए अपने एम्प्लॉइज को। उसके बाद प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो मैनेजमेंट है इट शुड प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज टू द डिजर्विंग एम्प्लॉइज। एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए। कॉर्डियल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मेंटेन टू इंक्रीज, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करनी चाहिए ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े और गुडविल अच्छी हो। एक कॉर्डियल रिलेशन मतलब बातों की टर्म में, ऐसा नहीं मन मुटाव नहीं हो जाना चाहिए, मन मुटाव हो जाओ तो कॉर्डियल बातें कर लेनी चाहिए, सब ठीक हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, जो कंपनीज है उन्हें शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट ने एनफोर्स करने चाहिए, और सारे टैक्स और ड्यूटीज टाइम पे करनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर होल्डर्स की तरफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है शेयर होल्डर्स ने, उसे उसी काम के लिए यूज करो जिस काम के लिए उन्होंने दिया है। इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली उसे यूज करो और एंश्योर करो दैट दे गेट प्रॉपर रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। सप्लायर की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की? कि उसे गुड रिलेशन मेंटेन करना है सप्लायर के साथ, और उनकी जितनी डेट ड्यू है उस टाइम पे सेटल करना है, और अपनी गुडविल को इंप्रूव करके रखना है, कभी उनकी डेट में डिफॉल्ट नहीं करना है। अब सीएसआर की जरूरत क्या है, नीड क्या है? जो सीएसआर बिजनेस प्रैक्टिस है दैट इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू अ बिजनेस मॉडल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक बिजनेस मॉडल बना दिया, इससे पॉजिटिव इंपैक्ट आया सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल फैक्टर्स पे। कैसे? उसने कंपनी की इमेज को अच्छा किया, कंपनी की ब्रांड बिल्डिंग करी, और मोटिवेट करा दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी बिजनेस में आने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले कैसे, किस तरीके से? एक्सेप्टेंस ऑफ सीएसआर गोल लीड्स टू इंप्रूव इन द पब्लिक इमेज, इंप्रूवमेंट इन द पब्लिक इमेज अच्छी हो गई। कस्टमर का प्रोटेक्शन हुआ क्योंकि आप कस्टमर सेंट्रिक काम कर रहे हो। फिर इट इज यूजफुल टू प्रोटेक्ट लोकल एंड ग्लोबल एनवायरमेंट, क्योंकि आप जिस कम्युनिटी में रहने वाले हो उसके एनवायरमेंट को आप अच्छा करोगे, उसमें इन्वेस्ट करोगे, और लेबर स्टैंडर्ड्स को अच्छा करोगे, आप लोग एडहेयर करोगे, क्योंकि कंपनी को अपनी ब्रांड की फिक्र है। तो नाउ डेज बहुत सारे अमेंडमेंट्स करे गए इन द कंपनीज एक्ट 2013, 2014 नहीं 2013, ये अमेंडेड हो सकता है, कंपनीज एक्ट 2013 विच इज अमेंडेड इन 2014। सो सेक्शन नंबर 135 ऑफ द अमेंडेड कंपनीज एक्ट वो क्या कहता है कि सीएसआर नॉर्म्स है इस तरीके से। सीएस वाले स्टूडेंट इन फिगर्स को देख के इमोशनल नहीं होंगे, तो ये बीकॉम के लिए है। नेटवर्थ जो है सीएसआर नॉर्म्स के हिसाब से, कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो और लगा है इनके बीच में, एंड नहीं लगा है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ सेटिस्फाई होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका नेट प्रॉफिट है, जो एवरेज प्रॉफिट है, वो आप पिछले 3 साल का उसका एवरेज निकालेंगे, और उस एवरेज अमाउंट का 2% अमाउंट आपको सीएसआर में इन्वेस्ट करना है। इसका पर्पस क्या है? ताकि कम्युनिटी जिससे आपने इतना बिजनेस करा उससे आप गिव बैक कर सकें, एक पॉजिटिव सोशल वैल्यू क्रिएट हो, और इससे आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सके, और कंपनी भी अपना एक पॉजिटिव ब्रांड क्रिएट कर सके। अब इसका बेनिफिट या एडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन, एंड एक्सेस टू कैपिटल। प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, improved working condition, reduced environmental impacts and increased employees involvement in decision making, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो गई, एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम हो गया, और एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया डिसीजन मेकिंग में। तो इस सबसे क्या होगा? ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका सिस्टम अच्छा हो गया है, और जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो वो इन्वायरमेंट अच्छा है, लोग खुश हो गए आपसे। इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब सीएसआर एक पॉजिटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अचीव करने में हेल्प करता है। ये बड़ी ट्रिकी पॉइंट है। कैसे? क्योंकि जब आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है, ब्रांड इमेज अच्छी होती है, तो आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज आते हैं, उनका रिटेंशन अच्छा होता है, वो मोटिवेटेड रहते हैं, काम अच्छा करते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा का रेपुटेशन इतना अच्छा है कि वहाँ पे अच्छे एम्प्लॉयज जाते हैं, एम्प्लॉयज वहाँ जाते हैं, वहाँ से चेंज करने के बारे में नहीं सोचते ज़्यादातर। ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन, इसकी वजह से ऑफकोर्स आपकी ब्रांड रेपुटेशन बनती है, गुडविल बनती है। एक्सेस टू कैपिटल, एक कंपनी जिसका स्ट्रॉन्ग सीएसआर होता है
उसके पास एक्सेस टू कैपिटल बहुत रहता है, क्योंकि वो सोशली बेनिफिशियल प्रोग्राम्स और प्रैक्टिसेस में पार्ट लेती है, तो लोग उस पर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, तो उसके पास कैपिटल ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। अब इंडिया में CSR का क्या स्टेटस है? CSR बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोकस्ड ऑन मेनी टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड आउटकम्स, इंक्लूडिंग जो स्टेक होल्डर्स हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस एंड आउटकम्स बियॉन्ड द फाइनेंशियल रिजल्ट। सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट तक ये सीमित नहीं है, फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनका कंसर्न है, उसे यहाँ पर देखा जाता है। CSR इंडिया में नया नहीं है। जो टाटा ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, आपको फिर दिख नहीं रहा होगा, जो टाटा ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, वो बहुत टाइम से, सालों से कम्युनिटी सर्विसेज कर रहे हैं, डोनेशन और चैरिटी कर रहे हैं। जो CSR है वो सेक्शन नंबर 135 से गवर्न होता है, जो इन द ईयर 2014 अमेंड हुआ था, और इट्स अ लीगल मैंडेट। लीगल मैंडेट है, इसका मतलब कि अगर आपने इसे, जो 2% का रूल है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं और आपने इसे पूरा नहीं किया, तो आप पर प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको एक कमेटी बनानी है, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसमें होने चाहिए, जिसमें बोर्ड मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन अलग है, कभी CA के हमारे क्लास में होगा तो बताएंगे। नाउ इट इज कंपनीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द रोल टुवर्ड्स देयर रूलिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो कंपनीज भी अवेयर हो रही हैं। तो कंपनीज अब क्या कर रही हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट बना रही हैं, जिसमें वो स्ट्रेटजीज बनाए CSR के लिए, और सेपरेट बजट डाल के रख रही हैं। जैसे वो कौन सा निहार शांति आंवला, जिसका 2% जाए, जिससे बच्चों की बुक्स जाती है, तो वो ऐसे नहीं कर रहे, अपने मन से नहीं कर रहे, वो मैंडेट है, लीगल मैंडेट उन्हें करना जरूरी है। CSR प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड सोशल बिलीव्स। CSR के जो प्रोग्राम्स हैं वो कम्युनिटी डेवलपमेंट से लेके एजुकेशन, एनवायरमेंट, हेल्थ केयर सब पे जाते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? अब CSR खत्म हो गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एक न्यूली फॉर्म्ड इंट्रोड्यूस सिस्टम है, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से मैनेज करते हो कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में हो स्टेक होल्डर्स के। गवर्नेंस कब होता है गुड? जब उसे डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस को। कंपनीज के केस में उन्हें कुछ प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, 1956 गलत लिखा, 2013, ये ओल्ड एक्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? तो ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स जो इंश्योर करते हैं कि कंपनी को गवर्न करा जाए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं, कंपनी के स्टेक होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में। मतलब जो ये सिस्टम है बाय विच द कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, ये सिस्टम किसके हित में होगा? स्टेक होल्डर्स के। ये सिस्टम प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी स्टेक होल्डर्स के लिए, सिर्फ ओनर्स के लिए नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए। ठीक है, ये कहा जाता है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज गुड बिजनेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? इट इज द कमिटमेंट टू द वैल्यूज एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस, कल्चर्स और सिस्टम्स होते हैं जिससे सक्सेसफुल ऑपरेशन हो सके बिजनेस का। तो इन शॉर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम होता है जहां पे बिजनेस को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है। इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि वो प्रमोट करे फेयरनेस को, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को। कहने का मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेज रहेंगे, कंपनी को बताना पड़ेगा कि वो जो चीज़ कर रही है वो कैसे कर रही है, एंड हाउ व्हाट द कंपनी इज डूइंग इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। फीचर्स एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये क्या होता है? दिस मीन्स द वे इन विच कॉर्पोरेशन इज गवर्नड, उसके फीचर्स अब ये अपन देखेंगे। सो इट मीन्स कैरिंग द बिजनेस एज पर द स्टेक होल्डर्स डिजायर्स। इट एक्चुअली कंडक्टेड, बिजनेस कौन कंडक्ट करता है? बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कंसर्न कमिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स। इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द इंडिविजुअल्स एंड सोशल नीड्स एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। तो ये क्या होता है? दिस इज एन इंटरैक्शन बिटवीन द शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट इज इंटरैक्शन बिटवीन द शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनीज मैनेजमेंट, उनके बीच का इंटरैक्शन होता है। और ये जो रिलेशनशिप रहती है ये हेल्दी होनी चाहिए। ये रिलेशनशिप जो है हेल्दी होनी चाहिए। यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। यहाँ पे दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तभी वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाएगा, नहीं तो फिर वो गवर्नेंस अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द ओनर एंड द मैनेजर। ओनर अलग, मैनेजर अलग। मैनेजर जो है वो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, ओनर को सिर्फ अपने रिटर्न से मतलब होना चाहिए, और उनकी जो रोल्स है वो क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील्स विद डिफाइनिंग वेज फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने हैं उसके वेज ये डिफाइन करता है। इट गिव्स अल्टीमेट अथॉरिटी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसको देता है फाइनल अथॉरिटी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ओनर्स को नहीं देता है। आज की तारीख में जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती जा रही है, इसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
एफिशिएंसी एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन की वजह से इट इज असेंशियल टू ऐड वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स, मतलब आप सिर्फ उन्हें रिटर्न्स ना दें, उनके रिटर्न्स में ऐसी वैल्यू ऐड करें जो उन्हें कहीं और ना मिले, कॉम्पिटिटिव वैल्यू उन्हें प्रोवाइड करिए। Corporate governance ensures transparency and a strong and balanced economic development, which helps in a strong and balanced economic development. इससे ये होता है कि जो इंटरेस्ट है स्टेक शेयर होल्डर्स का वो सेफगार्ड रहता है, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो फुल्ली एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने राइट्स, एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन फुल्ली रिकॉग्नाइज इट्स राइट्स। Corporate governance has a broad scope. Corporate governance ensures trustworthy moral as well as ethical environment. Benefits और advantages of corporate governance वो क्या होते हैं? Corporate governance means the company's business processes are aimed at producing results which meet the need of the society. सोसाइटी की नीड को और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉस्पेरिटी को, दोनों को एम करता है, जबकि आप ले रहे हैं व्हेन यू आर मेकिंग स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ द रिसोर्सेज, तो इससे क्या होता है कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, एंश्योर सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आप में, क्योंकि इफेक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपकी कैपिटल की जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, शेयर प्राइस पॉजिटिवली बढ़ रही है। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर इंड्यूसमेंट टू द ओनर एज वेल एज द मैनेजर इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। फिर वेस्टेजेस को कम से कम कर रहे हैं, करप्शन को कम से कम कर रहे हैं, रिस्क और मिसमैनेजमेंट को कम से कम कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन ब्रांड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नाउ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन टर्न इन अ गुड कंपनी इनटू अ ग्रेट कंपनी। किस तरीके से? कंप्लायंस विद लॉज, लेस फीस एंड पेनल्टीज, बेटर मैनेजमेंट, रेपुटेशन एंड रिलेशनशिप, लेसर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फ्रॉड्स। ठीक है, सबसे पहली बात कंप्लायंस विद लॉ। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इससे आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज से आपको कंप्लाइंट रहना है, उसे आप हैजल फ्री तरीके से और इनकन्वीनियंस के बिना आप उसे टाइम पे पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप पे कोई पेनल्टीज या फाइन भी नहीं लगती है, और आपको अननेसरी फाइन नहीं भरने पड़ते, और अपने जितने फंड्स हैं आप उसको बिजनेस में यूज कर सकते हो। मैनेजमेंट अच्छा होता है इससे, क्योंकि टीम वर्क, यूनिटी, एफिशिएंसी और ड्राइव फॉर सक्सेस को ये प्रमोट करता है। रेपुटेशन एंड रिलेशनशिप, आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल फाइनेंसर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। एक पिलर है इसका ट्रांसपेरेंसी। इससे क्या होता है, जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, की इन्फॉर्मेशन है, आप उसको स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हो। इससे एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है विद द सोसाइटी एट लार्ज, कंपनी का, जिससे आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है। लेसर कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रॉड, जो रूल है, द रूल्स इन द वर्क स्पेस एनकरेजेस द एम्प्लॉइज टू अ मोरल कंसेंसस, और एलिमिनेट करती है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये जो रूल है, इतना जब आप अच्छा काम करेंगे तो कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं करना चाहेगा, कोई एम्प्लॉय भी आपके साथ फ्रॉड करना नहीं चाहेगा। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ पे गुड कट गया है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल। क्या क्या प्रिंसिपल है? ट्रांसपेरेंसी, द स्टेक होल्डर्स डिमांड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द मैनेजमेंट। पहले देख लेते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, तीन ही कॉन्सेप्ट्स हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या क्या होती है? जो स्टेक होल्डर है वो डिमांड करता है ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस वर्ल्ड पेज डिविडेंड। ट्रांसपेरेंसी डिविडेंड पे करती है। जब आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं तो आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो पब्लिक ट्रस्ट के फॉर्म में होता है, और वो इमेजरेबल होता है। जब ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो असेंशियल होती है हर लेवल ऑफ ऑपरेशन के लिए, भले वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो या एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेवल है वो होता है, उनके लिए सभी लेवल की जरूरी है। सारे डिसीजन जो होते हैं वो टॉप लेवल लेता है, और मेजर प्लान भी वहीं फॉर्म होते हैं। सो इट इज नेसेसरी टू कीप द इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म। तो आपको क्या रखना है, जब टॉप लेवल वाले हैं उन्हें इन्फॉर्म रखना है इन सब लोगों को, ताकि वो आपको हेल्प कर सकें, एंड दिस विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड सॉलिडारिटी। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स द विलिंगनेस एंड ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन। जो मैं कर रहा हूँ मैं उसके लिए आपको जवाब दे हूँ, ये मेरा काम है, मैं जानता हूँ इस बात को। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बिल्ड्स स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस। अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिशेस अ सिस्टम वेयर एवरीबडी इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिस्पेक्टिव वर्क एंड एसोसिएटेड ड्यूटीज। ठीक है, अकाउंटेबल है कौन? मैनेजमेंट। किसके लिए? बोर्ड के लिए। बोर्ड किसके लिए अकाउंटेबल है? शेयर होल्डर्स के लिए। तो आखिरकार फाइनल अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ है? शेयर होल्डर्स की तरफ। इंडिपेंडेंस से ये होता है कि जो कंपनी है उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। दिस विल एंश्योर कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी में नहीं फॉरवर्ड हो रहे हैं, और सारे डिसीजन फ्रीली लिए जा रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। नाउ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सिटीजनशिप में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अच्छे सुनना।
कॉर्पोरेट सिटीजनशिप रिफर्स टू कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी था, सॉरी CSR भी था। सिटीजनशिप, मैं CC बोलता हूँ इसको, ठीक है। CC इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड द एक्सटेंट to which it meets legal, ethical and economic responsibilities as established by the shareholders। उस हद तक इस काम पे वो काम करेगी जब तक जितना उसके शेयर होल्डर्स ने बोला है। CC is of great importance। सोशल रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए बिजनेस को बहुत जरूरी है। बेसिस ऑफ एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के लिए। एंड दे आर शोइंग अ कमिटमेंट to ethical behavior by creating a balance between the need of the shareholders and the need of the community। ये जनरल बातें थी। कंपनी की लॉयल्टी और ब्रांड क्रिएट करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो गोल है CC का वो है कि आप हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाइए, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाइए अपनी कम्युनिटी के लिए, और प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करके रखिए अपने शेयर होल्डर्स के लिए। गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप रिड्यूसेस रिस्क एंड improves द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट CC, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, दैट इज CC। इसमें क्या होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री, फिर एंगेज्ड, फिर इनोवेटिव, फिर इंटीग्रेटेड और फिर ट्रांसफॉर्मिंग। सबसे पहले एलिमेंट्री स्टेज। इसमें क्या होता है, जो सिटीजनशिप एक्टिविटी है वो बड़ी बेसिक और अनडिफाइंड होती है। छोटे बिजनेस जो होते हैं, जो कंप्लाई करते हैं विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, ये उसे कहेंगे अपन लोग एलिमेंट्री स्टेज। फिर एंगेजमेंट स्टेज, ये कब होती है, जब कंपनीज अपनी पॉलिसीज बनाती हैं जो प्रमोट करती हैं एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, विद द कंप्लायंस ऑफ बेसिक लॉज, जिससे उनके राइट्स का हनन नहीं होता। इस तरह की चीज़ों के लिए जब कंपनी अपनी खुद की पॉलिसीज बनाती है तो उसे कहेंगे एंगेजमेंट स्टेज। फिर इनोवेटिव स्टेज क्या होती है कि जब सिटीजनशिप पॉलिसीज इस तरह बनाई जाती हैं कि दे आर कॉम्प्रिहेंसिव विद इन द इनोवेटिव स्टेज, इट इन्वॉल्व्स मीटिंग्स एंड कंसल्टेशन विद द शेयर होल्डर्स। मतलब शेयर होल्डर्स को आप इन्वॉल्व कर रहे हो इस फेज में, अपने फोरम से उन्हें बुला रहे हो, उनका फीडबैक को यूज़ कर रहे हो पॉलिसी बनाने के लिए, तो वो होगी इनोवेटिव स्टेज। फिर इंटीग्रेटेड स्टेज में क्या होता है कि एक्टिविटीज़ आर फॉर्मलाइज्ड एंड दे बिकम पार्ट ऑफ द कंपनीज रेगुलर ऑपरेशन। रेगुलर ऑपरेशन में बनाई जाती है और इन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर भी किया जाता है। देन ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज क्या होती है, जब कंपनीज के पास बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है CC की और वो ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ द कंपनीज डेली ऑपरेशन इन दिस स्टेज। तो ये जो सोशल और इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट है ये उनका रेगुलर पार्ट होता है काम करने का। जब ये स्टेज खत्म होती है तो कॉरपोरेशन जो है वो पब्लिसाइज करते हैं अपने एफर्ट्स को, ताकि उनकी गुडविल भी अच्छी हो। जो इन्होंने इतने 5 स्टेज में काम करा तो 5वें स्टेज में वो इसे पब्लिसाइज भी करते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है, या कहीं ना कहीं जो CBSE वाले हैं उन्होंने पढ़ा है। डिजास्टर मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। डिजास्टर आपका हुआ तो डिजास्टर को मैनेज करने में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डिजास्टर पहली बात तो ना हो, अगर हो गया है तो खुद को कैसे बचाएं, जब हो रहा है तब क्या करें, और जब हो चुका है तो उसके बाद रिकवर कैसे करें अपने आप को, ठीक है। तो डिजास्टर क्या होता है, या तो नेचुरल या फिर मैन मेड इवेंट होता है जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आता है किसी की लाइफ पे, प्रॉपर्टी पे, लाइवलीहुड पे, इंडस्ट्री पे, जिसकी वजह से परमानेंट चेंज हो जाता है सोसाइटीज़ में, इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, फ्लड हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ। इससे बड़ा झूठ यहाँ नहीं है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, कंट्रीज़ की पॉपुलेशन डाउन हो रही है। इस दुनिया को और बच्चों की ज़रूरत है। पॉपुलेशन एक्सपांशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ ये एक मैन मेड चीज़ है कि हमारी अर्थ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, ऐसा नहीं है। ज़रूरत से कम लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। जो किड्स का रेट है वो कम से कम 2.5 होना चाहिए, और बहुत सारी कंट्रीज़ में वो नहीं है। आप समझिए, ये तो गलत है, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। जो डिजास्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट को, और दे हैव टू बी मैनेज। सो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। इमरजेंसी डिजास्टर होगा तो इमरजेंसी आएगी, तो उसके लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, आपने क्या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग और यूटिलाइज किस तरह से करा अपने रिसोर्सेज को, ताकि आपकी डिजास्टर बेस को आप ओवरकम कर सकें, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक चीज़ है नेचर में, मतलब चेंजिंग है, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग डिजास्टर की अलग अलग होती है। इंटरडिपेंडेंस होता है बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स को यूज़ करा जा सकता है हैंडल करने के लिए, और किया भी जाता है। एडवांटेज क्या है इसके लिए कि आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हो
कितना आपको लॉस हुआ, आप प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हो, आप प्रोएक्टिव रहते हो, तो रिकवरी जल्दी हो सकती है। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी अ स्टेट और नेशनल लेवल फॉर अ, इट कैन बी स्पेसिफिकली फॉर अ सिंगल यूनिट, मतलब वो या तो स्टेट नेशनल लेवल के लिए भी हो सकता है या फिर एक सिंगल यूनिट के लिए भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अपॉन द स्केल ऑफ द डिजास्टर। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है प्लान्स टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट, कम से कम एडवर्स इफेक्ट हो, इस चीज के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट भी होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग द पीपल मेंटली टू फेस द डिजास्टर एंड ट्रेनिंग देम कि क्या करें जब वो डिजास्टर आ रहा होगा तब। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या है ऑब्जेक्टिव्स? टू मेक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स to face this disasters in the future, to reduce intensity of disaster in the future, to plan for rescue। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की किस तरह फेस करेंगे, इंटेंसिटी उसकी कम करें, फ्यूचर में ना हो। रिड्यूस टू प्लान फॉर रेस्क्यू ऑफ द डिजास्टर, जिससे मिनिमम ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो। एक रूटीन ह्यूमन लाइफ सेट कर सकें वापस अफेक्टेड एरिया में। फिर एक प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पीपल उस जगह पे हों, प्रॉपर टाइम पे लोग हों, प्रॉपर प्लेस पे हों, मतलब जब डिजास्टर हिट ना हो तभी वहाँ पे रहो, जब डिजास्टर हिट हो तो उस जगह को खाली कर दिया जाए। सो इस डिस्कशन से हमने ये देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए। तो इसमें 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात, प्री डिजास्टर प्लानिंग, हेल्पिंग एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, एंड पोस्ट डिजास्टर वर्क। डिजास्टर जब हो रहा है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, हमने देख ली। पहले उसके डिजास्टर के टाइम पे क्या करना है, फिर पोस्ट डिजास्टर। जो पीपल एट लार्ज हैं दे मस्ट बी ट्रेन्ड टू फेस डिजास्टर, क्योंकि बहुत कियोस, ताकि कियोस को अवॉइड करा जा सके जो कियोस होगा। तो टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहली बात, टेक्निक्स होती हैं। किस तरह? पहले मिटिगेशन का मतलब होता है आप ऐसी स्टेप्स और टेक्निक्स ले जिससे कि डिजास्टर का इफेक्ट कम से कम हो, टेकिंग प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर। देन प्लानिंग, कि जब डिजास्टर होगा तो हम उसे किस तरीके से फेस करेंगे, ये प्रिकॉशनरी प्लान होते हैं। देन रिस्पॉन्स, दिस फेज इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स पॉसिबल टू रिड्यूस द हैजार्ड्स ऑफ डिजास्टर। रिकवरी, जब डिजास्टर हो चुका है उसके बाद नॉर्मल स्टेट ऑफ लाइफ हम कैसे वापस लेकर आएंगे। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ये अगला टॉपिक है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, चेंज जो होता है एक अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। चेंज तो होना ही है, चेंज तो आना ही आना है, और ह्यूमन बींग को चेंज बहुत सारा फेस करना पड़ता है। तो चेंज ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चेंज नेचर में होता है, सीजनल चेंजेस होते हैं कई सारे। तो इन द सेम मैनर ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चेंजेस, और ये नेसेसरी है कि मैनेजमेंट को इन चेंजेस से कोप अप करना है, और जो मैनेजर हैं दे हैव टू बी स्किल्ड टू रिस्पॉन्ड टू सच चेंजेस। जो चेंज है, इट change means any alteration in the system. Organizational change means change in the work environment in an organization. What are the factors of organizational change? External factors, कौन external factors होते हैं, internal factors होते हैं। external factors में क्या हुआ? टेक्नोलॉजी, social changes, changes in marketing environment, political and legal changes। फिर internal factors, उसमें क्या हुआ? change in the management, change in the existing systems। ये हमने चेंज देखा, फिर अब हम आगे रेजिस्टेंस टू चेंज देखेंगे। तो फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हुए? जो ऑपरेट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात टेक्नोलॉजी। आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट ऑब्सलीट हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं। कंप्यूटराइजेशन में नए एडवांस्ड मेथड्स आ जाते हैं करने के लिए, और अब तो एआई आ गया है। हर चीज़ ऑब्सलीट हो गई है पुरानी करने की। इवन पुरानी मशीन्स को छोड़ दो आप, पुराने वेज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑब्सलीट हो गए, क्योंकि एआई बता देता है क्या बेस्ट तरीका है करने का, या खुद करके दे देता है डिजाइन। सोशल चेंजेस क्या है? इट इंक्लूड चेंजेस इन पीपल्स नीड्स एंड देयर वेज ऑफ वर्किंग। अगर लोग ही चेंज हो गए, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन चेंज हो गया, उनका इनकम लेवल चेंज हो गया, तो उनके प्रेफरेंसेस बदल जाएंगे। जब उनके प्रेफरेंसेस बदल जाएंगे तो आप जो पुराने तरीके से बिजनेस कर रहे हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। देन चेंजेस इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। नाउअडेज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे हैव टू ऑपरेट इन वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, प्रमोशनल टेक्निक्स हैं, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, तो आपको उससे कोप अप करना पड़ता है एज अ बिजनेसमैन। देन पॉलिटिकल एंड लीगल changes into the political system, government factors, changes in the various laws are affecting organization। सबसे बड़ा एग्जांपल मालदीव्स में बहुत सारे अच्छे खासे बिजनेसमैन थे जो इंडियन टूरिज्म से अच्छा खासा कमा रहे थे 3-4 साल से। पार्टी चेंज हुई, उसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया, और अब इंडियंस ने एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया मालदीव्स को। छोड़ो इंडियंस का जो लॉस होगा, जो चाइना मालदीव्स पे
अपना इन्फ्लुएंस जमाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन मालदीव्स का जिसने अपना एक रेस्टोरेंट खोल के रखा था वहाँ पे, और उसमें खर्चा करके रखा था कि भाई इंडिया से हर साल इतने आते हैं, हर लास्ट ईयर 100 आए थे तो इस साल कम से कम 110 तो आएंगे, लेकिन आए 0 या आए सिर्फ 10, तो उसका तो जो लॉस हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस। नाउ इंटरनल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जैसे चेंज इन द मैनेजमेंट, आपने कोई नया रिक्रूटमेंट करा, या फिर किसी दूसरे रीज़न की वजह से, जैसे कि रिटायरमेंट हुआ, रेजिग्नेशन दे दिया किसी इंसान ने, तो जब मैनेजमेंट में चेंज होता है तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज के थ्रू चेंज एक्सपीरियंस करती है। देन चेंज इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, क्यों होते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में चेंज? ताकि आप बेटर अचीवमेंट कर सको ऑब्जेक्टिव्स का, या फिर नए मेथड को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। जैसे हमने देखा एडवांसमेंट हो गया, तो इसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होती है इस टाइप की चेंजेस से। जो टास्क है, पीपल है, टेक्नोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, ये 4 मेन फैक्टर हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के अंदर। फिर से बोलता हूँ, टास्क, क्या काम कर रहे हो, जो लोग करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो, जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, ये सभी इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, और चेंज इन वन फैक्टर विल अफेक्ट द अदर। टास्क मतलब जो जॉब है, विच कैन वेरी इन टर्म्स ऑफ वेराइटी, टेक्नोलॉजी, फीडबैक। पीपल मीन्स इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन, एटीट्यूड, वैल्यूज, परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। टेक्नोलॉजी मतलब वो मेथड, टेक्निक, प्रोसेसेस जो कि आप जॉब के लिए कर रहे हैं। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स या इंक्लूड्स नंबर ऑफ लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज पॉसिबल थ्रू चेंजेस इन एनी वन ऑफ द अबव फैक्टर्स। इन किसी में भी चेंज हुआ तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज अपन कहेंगे। तो हमने देख लिया चेंज किस तरीके से होता है, लेकिन चेंज प्रॉब्लम नहीं है, चेंज तो होना ही है, लेकिन चेंज के लिए लोग रेजिस्टेंट होते हैं, चेंज को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग ऐसे ही होते हैं। तो इस जो रेजिस्टेंस टू चेंज है, तो इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते इमीडिएटली। उनके 3 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लेंगे वो उसे, या इनडिफरेंस रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्टेंस जब होता है तो मैनेजमेंट को बहुत दिक्कत जाती है, ठीक है। तो ये सम ऑफ द इंडिविजुअल फैक्टर्स फॉर रेजिस्टेंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस, लोग रेजिस्ट करते हैं चेंज की क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट या तो नहीं होगा या मुझे कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। अब वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे कम पैसे मिलेंगे, या फिर मेरा डिमोशन हो जाएगा, या फिर मैं अनएम्प्लॉयड होऊंगा, मेरी जॉब एआई ले लेगा, ठीक है। ऑब्सोलिसेंस ऑफ स्किल्स मतलब, ऑब्सोलिसेंस मतलब आउटडेटेड होना, मतलब जो मेरे पास स्किल्स आती थी वो आउटडेटेड हो गई और मुझे नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, और नई चीज़ में कोई और मेरे से अच्छा है, लेकिन इसमें तो मैं सबसे अच्छा हूँ। तो इसीलिए लोग रेसिस्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, क्योंकि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो यूजलेस हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट मतलब, एक जो इंडिविजुअल है उसे बैलेंस मेंटेन करना होता है, वो बैलेंस मेंटेन करना चाहता है अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल लाइफ के बीच में। अगर एक में बहुत सारे चेंजेस होंगे तो दूसरा तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा कन्वीनियंस, कंफर्ट इधर उधर हो जाएगा, हिल जाएगा, उसे इस पर फोकस करना पड़ेगा। इसलिए लोग रेजिस्टेंट होते हैं चेंज के लिए। फिर इमोशनल फैक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फियर ऑफ द अननोन, हमें पता नहीं कि ये करेंगे तो क्या होगा, किसी को नहीं पता एआई क्या कर देगा अगले दिन, या क्या नई चीज़ आ जाएगी उससे, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी जो है, रिस्क जो है इसका, अनसर्टेनिटी रिस्क, ये लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। देन ईगो डिफेंसिवनेस मतलब, जो पीपल होते हैं वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं अपनी ईगो की वजह से। लोग अपने ईगो के थ्रू ऐसा बिहेव करते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, और उस पर कोई भी अटैक अगर होता है तो उससे रेजिस्ट करते हैं। इसलिए सुपीरियर्स जो हैं वो कई बार सजेशंस नहीं लेते अपने सबॉर्डिनेट से, ये बहुत गलत चीज़ है। देन पीयर प्रेशर, अगर एम्प्लॉई, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 100 लोग हैं और उसमें 95 लोग ये बोल रहे हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या 5 लोग बोलेंगे कि चेंज चाहिए क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ज़रूरी है? नहीं, उन्हें तो बॉयकॉट कर दिया जाएगा, उन्हें सोशली आउटकास्ट कर दिया जाएगा। तो वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। सोशल डिस्प्लेसमेंट, वही सोशल डिस्प्लेसमेंट वाली बात कि इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज में ब्रेक इनफॉर्मल ग्रुप्स, पीपल रेजिस्ट चेंज बिकॉज इट मे, ये लिखा है, इट मे ब्रेक देयर प्रेजेंट सोशल रिलेशनशिप। अगर चेंज होगा, मेरा ट्रांसफर कहीं और हो जाएगा, तो मेरी जो करंट रिलेशनशिप्स बनी हुई है, सोशल रिलेशनशिप बनी हुई है, वो खराब हो जाएंगी। अब इसके साथ साथ इंडिविजुअल फैक्टर्स फॉर चेंज के साथ साथ कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे कि सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैव इनबिल्ट मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस चेंज। जैसे दिस change in is not possible in organizations where the line of authority is clearly defined। चेंज उस ऑर्गेनाइजेशन में हो ही नहीं सकता जहां पे जो लाइन ऑफ अथॉरिटी बहुत क्लियरली डिफाइंड है और फ्लो इन्फॉर्मेशन टॉप टू बॉटम होता है, तो वहां पे रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता है इस तरह की चेंज की। जो उन्होंने बोल दिया वो फाइनल। देन रिसोर्स लिमिटेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में,
अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रेजिस्टेंट टू चेंज है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहली बात है क्लियरली डिफाइंड, अगर आपका फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगा टॉप से बॉटम तो रेजिस्टेंस नहीं होगा। उसके बाद रिसोर्स लिमिटेशंस। अभी कई कई बार क्या होता है, लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं होती इतनी उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता है। फिर थ्रेट टू पावर एंड इन्फ्लुएंस। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो रेसिस्ट करता है चेंज को, क्योंकि वो उनके इन्फ्लुएंस को, उनके पावर को अफेक्ट कर सकता है। कोई और पावर में आ सकता है जो उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं। संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है कि जो चीज़ ऑब्सलीट हो गई, आउट ऑफ डेट हो गई, उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं बचती है, उसे भंगार के भाव में भी नहीं खरीदा जाता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्ट चेंज बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड असेट्स एंड अदर असेट्स। और अगर ये कॉस्ट कवर नहीं हुई तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, उनकी जो रिसोर्सेज है वो यूजलेस हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। इसीलिए लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं। उसके बाद क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं इस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को ओवरकम करने की? सबसे पहली बात, आप बात करिए, अपने एम्प्लॉय से डिस्कस करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए, तब जाके वो उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, खुशी खुशी अडॉप्ट कर लेंगे। प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिए, क्या टाइम पे करना है, क्या प्लेस पे करना है, किस मेथड से करना है, वो सब कुछ प्लान करिए इंप्लीमेंट करने से पहले, इंप्लीमेंट करते वक्त नहीं। देन ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से ट्रेन करके रखिए कि वो चेंज के लिए रेडी रहें। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, जो ऑफिस में एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है, गॉसिप्स होते हैं, उसमें इस चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करिए ताकि एक पॉजिटिवली इफेक्ट हो, एक्सेप्ट कर लें इसे एम्प्लॉयज़। एंड टाइमिंग ऑफ चेंज। चेंज करा नहीं करा वो ज़रूरी नहीं है, आपने सडनली चेंज कर दिया, कोई उसे मानेगा नहीं। सही टाइम पे चेंज करिए, जब आपको लगता है सब चीज़ कंफर्टेबल है, लोग समझने की हालत में है, रिसेशन चल रहा है, लोग को सैलरी नहीं मिल रही है, लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तब आप चेंज करेंगे, लोग ठोक देंगे आपको। ठीक है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो लोग मतलब आपके सबॉर्डिनेट्स ईजिली चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस वॉज आवर चैप्टर, दिस वॉज आवर सब्जेक्ट, दिस वॉज सेमेस्टर 4 बिजनेस मैनेजमेंट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।